नमस्कार दोस्तों, मैं अपूर्व आनंद आपका स्वागत करता हूं 21st एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एम लक्ष्मीकांत। जी हाँ, ये बहुत ही उपयोगी पुस्तक मानी जाती है अगर आप भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। इसको आईएएस, पीसीएस, अनस्टेट सिविल सर्विसेज के लिए और भी कई एग्ज़ामों के लिए, रेलवे हो या कोई और एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है जहाँ जहाँ राज्य व्यवस्था पूछी जाती है। तो इस पुस्तक को हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज हम इसका देख रहे हैं चैप्टर 1, जिसमें हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। इसका चैप्टर 1 का पार्ट 1 हम यहाँ देखने जा रहे हैं, पार्ट 2 हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर साइन करके दिया था, जिसमें उनको अधिकार दिया गया था कि वो भारत में व्यापार कर सकते हैं, भारत के आसपास के क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं, भारत में और भारत के आसपास के क्षेत्र में उपनिवेश बना सकते हैं, नियम कानून लागू कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं और शांति भी बुला सकते हैं। और वर्ष 1757 में जब पलासी का युद्ध में जीत मिली ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 1764 में बक्सर में मिली जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पूर्ण रूप से जो है कब्जा दिला दिया था। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, ये कई बार पूछा भी जाता है कि पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो आपको यहाँ लिखा है कि 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का। तो बक्सर के युद्ध में जो है वो मुग़ल साम्राज्य पूर्ण रूप से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में कठपुतली बन गया था। इसी वजह से 1765 में उन्होंने उड़ीसा, बिहार और बंगाल की दीवानी का अधिकार भी अर्जित कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ जो है वो भारत पे एक तरीके से पूर्ण रूप से काबिज हो गई थी। तो जो एक्ट्स हैं जो हम पढ़ते हैं राज्य व्यवस्था में, इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में जो हम एक्ट्स पढ़ते हैं, तो उन एक्ट्स को बनाने का जो वजह थी, क्यों आए ये एक्ट, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी हर वर्ष जो है लगभग 4 लाख पाउंड की धनराशि ब्रिटिश सरकार को दिया करती थी, जो कि एकाधिकार बनाने के लिए दी जाती थी ब्रिटिश सरकार को। ईस्ट इंडिया कंपनी चाय का व्यापार अमेरिका से करती थी, लेकिन 1768 ईस्वी से जो है चाय का व्यापार हो नहीं पा रहा था अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में 85% जो चाय थी वो डच जो है गैर कानूनी रूप से बेचा करते थे। तो इस वजह से अंग्रेज़ों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो चाय बेची जानी थी अमेरिका में, वो बेच नहीं पा रहे थे। अमेरिका उस टाइम पे ब्रिटेन की बहुत बड़ी कॉलोनी हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बैंक ऑफ इंग्लैंड और ब्रिटिश सरकार का जो कर्ज है वो बढ़ता चला जा रहा था बराबर, क्योंकि वो व्यापार नहीं कर पा रहे थे अमेरिका में। तो इसलिए वो जो धनराशि वो दिया करते थे ब्रिटिश सरकार को, वो दे ही नहीं पा रहे थे। और इंग्लैंड के जो उनके गोदाम थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनमें लगभग 6.8 मिलियन किलो चाय जो है वो पड़ी हुई सड़ रही थी और इसका कोई खरीदार नहीं था। तो ब्रिटिश सरकार को इस बात पे एक सोच आई कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ऐसा ही चलता रहा तो इससे नुकसान तो ब्रिटिश सरकार को भी था, क्योंकि उनको 4 लाख पाउंड मिला करते थे। तो वो ये नहीं चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कल बंद हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने जो है इसकी एक योजना सोची कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो है दबाव बनाया जाए, पकड़ बनाई जाए, और इसके लिए उन्होंने एक्ट्स लाने शुरू किए। ईस्ट इंडिया कंपनी को इस असमंजस से निकालने के लिए ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जी हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट जो पहला एक्ट हम पढ़ते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और चाय एक्ट जो है, जी हाँ, चाय एक्ट जो है वो 1773 जो है उन्होंने लागू किया, पारित किया, जिससे वो कंपनी को वित्तीय संकट से उभार सके। ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर इसलिए भी पकड़ बनाई जा रही थी क्योंकि ब्रिटेन की पकड़ अमेरिका से छूट रही थी। तो एक तो ये वजह थी ही कि चाय का व्यापार नहीं हो पा रहा था और उन्हें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है वो पैसे भी नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन इसकी एक दूसरी वजह कही जाती है, जो आप दूसरी वजह कहते हैं, वो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर
इस जो है वो पकड़ इसलिए भी बनाना चाहती थी क्योंकि अमेरिका जो है, जो कि सबसे बड़ी कॉलोनी था अभी तक, जो है सबसे बड़ी कॉलोनी था ब्रिटेन की, उससे वो सबसे ज़्यादा कपास का आयात करता था और अमेरिका के अलावा भारत इसका सबसे बड़ा स्रोत था। तो अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में आज़ादी की जो आग है वो बढ़ती चली जा रही थी, इसके लिए उनको एक चिंता भी लगी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत में भी ऐसा कुछ हो जाए और हमारे हाथ से अमेरिका भी चला जाए, भारत भी चला जाए, क्योंकि कपास की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी और वहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ थीं उनमें, जो कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियाँ थीं उनमें कपास की ज़रूरत पड़ती थी। भारत में और कंपनियां की भी मौजूदगी थी, ये भी बहुत बड़ी वजह थी कि भारत में और कंपनियों की मौजूदगी भी थी, उनसे निरंतर युद्ध भी होता रहता था। और अमेरिका में उठ रही क्रांति और वर्ष 1776 में अमेरिका द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा ने ब्रिटेन के लिए भारतीय उपनिवेश का महत्व बढ़ा दिया, क्योंकि 1776 में अमेरिका में जो है उन्होंने अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर दी थी ब्रिटेन से, तो इस वजह से एक चिंता का विषय भी बन गया था। तो उस दौरान जो है एक सबसे बड़ा ये ब्रिटिश संसद में एक सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि किसी तरीके से भारत के उपनिवेश को बचाया जाए, क्योंकि भारत का जो उपनिवेश था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। यहाँ से मसाले भी जाते थे, भारत के उपनिवेश से जो है कपास भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन द्वारा, तो इसलिए भारत का महत्व तो बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर शिकंजा एक तरीके से कसने के लिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट्स और बाकी के एक्ट लाए। तो दोस्तों, जो हम एक्ट्स पढ़ते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला है कंपनी शासन, जो कि 1773 से 1858 तक देखते हैं हम। उसके बाद कंपनी का शासन खत्म करके, कंपनी माने ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका शासन खत्म करके ताज शासन आया, जो कि 1858 से 1947 तक आता है। तो इसमें जो हम एक्ट देखेंगे कंपनी शासन में, वो हैं 1773 का पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है 1781 का संशोधन अधिनियम, तीसरा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद है 1786 का अधिनियम, उसके बाद है 1793 का चार्टर कानून, 1813 का चार्टर कानून, 1833 का चार्टर कानून और 1853 का चार्टर कानून। कंपनी शासन 1858 तक ही माना जाता है, क्योंकि 1857 में जब जो ब्रिटिश सरकार का जो सबसे बड़ा दुस्सपन था कि क्रांति ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका में भी ऐसी क्रांति उन्होंने देखी थी जिसकी वजह से अमेरिकी उपनिवेश उनसे छूट गया था, तो वो ये नहीं चाहते थे कि भारत में कुछ ऐसा हो। और जब 1857 में जब पहली क्रांति भारत में हुई, तो इससे ब्रिटिश सरकार की आंखें खुल गई। उनको लगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के उनको डायरेक्ट जो है भारत पे कंट्रोल स्थापित करना होगा, और इसीलिए 1857 में उन्होंने कंपनी शासन को बर्खास्त कर दिया और सीधे महारानी के हाथों में, उस समय क्वीन विक्टोरिया थी, तो उनके हाथों में सीधे भारत की बागडोर आ गई और सीधे भारत का कंट्रोल ब्रिटेन की संसद के पास चला गया। और उसके बाद जो अधिनियम आए वो ताज शासन के अंतर्गत आते हैं। पहला आया 1858 का सरकार अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। दोस्तों, ये जो अधिनियम हैं आपके 1909, 1919, 1935 और 1947, इस पूरे उसमें आपको ये 4 अधिनियम तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें पूछी जाती है वो इनसे सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। और ख़ास तौर से 1935 का अधिनियम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान का जो एक तरीके से ढांचा कहा जाता है वो 1935 का अधिनियम ही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो एक्ट्स हैं, ये अधिनियम हैं, ये क्या थे, इनमें क्या विशेषताएं थीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला अधिनियम हम देखने जा रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें क्या हुआ कि देखिए, उस टाइम पे भारत में 3 प्रेसिडेंसियां होती थी। जी हाँ, 3 प्रेसिडेंसियां होती थी। एक होती थी बंगाल की प्रेसिडेंसी, एक होती थी मद्रास की प्रेसिडेंसी और तीसरी होती थी बम्बई की प्रेसिडेंसी। तो
बंगाल की प्रेसिडेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, लेकिन होता क्या था कि जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी इनमें कोई तालमेल नहीं था। बंगाल वाले मद्रास की बात नहीं सुनते तो मद्रास वाले बॉम्बे, और इनकी बातें आपस में ये लोग एक तरीके से कोलैबोरेट नहीं कर पाते थे। तो ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय भी था। तो 1773 में एकीकरण, शक्ति का एकीकरण करने के लिए एक कदम कुछ उठाए गए। उसमें पहला था कि यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था। इस अधिनियम के द्वारा उन्होंने बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बना दिया था। जी हाँ, जो उस समय बंगाल का गवर्नर, क्योंकि तीनों के गवर्नर अलग होते थे, बंगाल का अलग होता था और आपका मद्रास का अलग होता था और आपका बॉम्बे का अलग होता था, लेकिन उन्होंने अब बंगाल के गवर्नर को एक अलग पद बना दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद। और इस जो है पद के अंदर उन्होंने बम्बई और मद्रास के गवर्नर, बंगाल के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया कि बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर हैं वो बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत रहेंगे। और ऐसे बंगाल के पहले गवर्नर बने वॉरेन हेस्टिंग्स। जी हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। और इसमें क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया कि उनकी जो शायद उनके लिए उनके द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे उसमें उनकी सहायता करेंगे। तो एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसी एक्ट में वर्ष 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी की गई। अगला, इस अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जी हाँ, कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा चलाई जाती थी, को भारत में अपने राजस्व, सैन्य व नागरिक मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया था कि आप अपने सारे जो है अधिनियमों की जानकारी, आपके सारे जो राजस्व हैं, सैन्य हैं, नागरिक मामले हैं, उन सबकी जानकारी जो है आप हमें देंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते कि पकड़ बनाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी के कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी चल सकें, आपको जो है आप अपनी हर जो है कार्यकारी चीज़ें हैं जो आप कार्य करते हैं भारत में, उस सबका जो रिकॉर्ड है, ब्यौरा है, वो हमें देना होगा। दोस्तों, अगला एक्ट आया 1781 का संशोधन अधिनियम। जी हाँ, इस एक्ट को बंदोबस्त कानून भी कहा गया। ये एक सवाल कई बार पूछा गया है कि किस एक्ट को बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है या एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो वो 1781 का अधिनियम था। इस एक्ट को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया गया था कि जो 1773 में जो खामियां रह गई थी उनको दूर किया जा सके। इस कानून के द्वारा गवर्नर जनरल, जी हाँ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल और कंपनी के सेवकों को उनके द्वारा की गई कार्यवाही के लिए उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। तो जो उच्चतम न्यायालय जो 1774 में जो कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था दोस्तों, तो उन्होंने गवर्नर जनरल और उनकी जो कार्यकारी जो परिषद थी, उनको, काउंसिल को उसके ज्यूरिसडिक्शन से, उसके क्षेत्राधिकार से बिल्कुल बाहर कर दिया कि आपके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का केस नहीं चलाया जा सकता। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि न्यायालय हिंदुओं के मामले जो है वो हिंदुओं के निजी कानून से और मुसलमानों के मामले मुसलमानों के निजी कानून से तय करेगा। तो जो भी मामले उठेंगे तो हिंदुओं का जो निजी कानून होगा उसके हिसाब से हिंदुओं के मामले तय किए जाएंगे और मुसलमानों के मामले जो हैं वो निजी कानून, मुसलमानों के निजी कानून से तय किए जाएंगे। इस कानून में यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों और काउंसिलों के नियम गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाए व प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल की काउंसिल में दायर हो, ना कि उच्चतम न्यायालय। जी हाँ दोस्तों, जो उच्चतम न्यायालय बनाया गया था कलकत्ता में, तो जो नीचे के जो न्यायालय होते थे, प्रांतीय न्यायालय होते थे, उनमें जो भी उसके मुद्दे होते थे वो ऊपर अगर जाना है, जैसे आप अभी हाई कोर्ट में अपील करते तो अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे उसके बाद, तो उस टाइम जो प्रांतीय न्यायालय होते थे उनके जो मुद्दे, जो अपील होती थी, उनके द्वारा जो अपील ऊपर के लिए अपील जो की जाएगी,
वो उच्चतम न्यायालय नहीं जाएगी, वो गवर्नर जनरल की काउंसिल पे जाती थी। गवर्नर जनरल या उनकी काउंसिल में हम वहाँ दायर करते थे, उच्चतम न्यायालय में दायर नहीं करेंगे। और प्रांतीय न्यायालयों के लिए जो नियम बनाने थे वो गवर्नर की काउंसिल को ही बनाने थे। अगला है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जी हाँ, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है बड़ा फेमस एक्ट है। इस एक्ट में कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, पहली बार भारत में आप कह सकते हैं कि एक तरीके से द्वैध शासन, हमने दोहरा शासन देखा। जैसे आज हम भारत में दोहरा शासन देखते हैं, जैसे लोकसभा राज्यसभा है तो एक तरीके से दो सदन है, तो इस तरीके से द्वैध शासन प्रणाली जो है वो शुरुआत यहीं से मानी जाती है। तो वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य जो हैं अलग अलग कर दिए उन्होंने। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को के अंतर्गत व्यापारिक मामले रखे गए और जो अन्य रखे गए, और एक अन्य निकाय, एक अलग बॉडी बनाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक अलग से उन्होंने बनाई और उसके अंतर्गत उन्होंने राजनीतिक मामले रखे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि वो व्यापारिक मामले देखें और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था कि वो राजनीतिक मामले देखें। तो उन्होंने कहा कि भाई अलग अलग देखो, ठीक है, एक ही आदमी सब देखता रहेगा तो ऐसे कैसे चलेगा, तो उन्होंने कहा अलग अलग देखिए। अगला कि इस तरह से इस अधिनियम के द्वारा पहली बार जो है द्वैध शासन का आरंभ हुआ था। इस अधिनियम में पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। जी हाँ, यहां से आप देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से एक तरीके से ब्रिटिश सरकार इशारा दे रही थी कंपनी को कि भाई आपका भारत में अब कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसे अभी लिख के आता था कि भाई कंपनी के अधीन क्षेत्र, भारत के जो जिन क्षेत्रों पे कब्जा था वो कंपनी के अधीन क्षेत्र माने जाते थे, लेकिन उन्होंने इस एक्ट में लिख दिया कि वो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है। जी हाँ, ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य क्षेत्र है, कंपनी का अधीन नहीं है। तो एक तरीके से इशारा था कि भाई आपके आधिपत्य में नहीं है, हमारे आधिपत्य में। इस अधिनियम में ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों व प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण दिया गया। जी हाँ, ब्रिटिश सरकार को कंपनी के जो जितने भी कार्य थे उनके प्रशासन था उसके ऊपर पूर्ण नियंत्रण दिया जा चुका था। अगला है 1786 का अधिनियम। जी हाँ, 1786 का अधिनियम जो है ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस की वजह से हुआ। जी हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ये वही थे। अमेरिका में जब 1776 में अमेरिका को आज़ादी मिली तो उस टाइम पे वहाँ के जो अंतिम गवर्नर थे कह सकते हैं आप, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे। उनको बाद में भारत में भी लाया गया और 1786 में जब वो यहाँ नियुक्त हुए भारत में गवर्नर जनरल के रूप में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पद ग्रहण के लिए दो जो है मांगें रखी थी। जी हाँ, वो दो शर्तें उन्होंने रखी थी और उन्हीं दो शर्तों को जोड़ने के लिए जो है ये अधिनियम लाया गया था। तो पहली शर्त थी विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय न मानने का उन्हें अधिकार हो। जी हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि भाई अगर कोई विशेष मामला आता है तो जो उनकी जो काउंसिल है, जो 4 सदस्यीय लोगों की जो काउंसिल है, उसके वो निर्णय न माने। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त थी कि उन्हें कमांडर इन चीफ या सेनापति का पद भी दिया जाए। जी हाँ, उन्हें जो है फोर्सेस जो होती थी, उनका जो कमांडर इन चीफ होता है, तो उसका भी पद उन्हें दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड कौन सा ऐसा ब्रिटिश गवर्नर जनरल है जिसको भारत में दफनाया गया था। जी हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में दफनाया गया था और इनका मकबरा जो है, जो समाधि है, वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला एक्ट है 1793 का चार्टर कानून। जी हाँ, 1793 का चार्टर कानून था कि इस कानून में उन्होंने गवर्नर जनरल को उसके अधीनस्थ मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसियों पर अधिक नियंत्रण प्रदान करते हैं। जी हाँ, धीरे धीरे जो ब्रिटेन था वो अपना जो ब्रिटिश संसद थी वो अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा था और एकीकरण करने की कोशिश कर रहा था कि एक आदमी डिसीजन ले, क्योंकि होता क्या था कि जब सब डिसीजन लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने एकीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करने की कोशिश करी, शक्ति का एकीकरण। तो इस वजह से
कि एक कानून हो तो गवर्नर जनरल को उसके अधीनस्थ मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसियों का अधिक नियंत्रण दे दिया गया कि वो उनके जो मुद्दे हैं वो डिसाइड कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, और ज़्यादा नियंत्रण प्रदान कर दिया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल को। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों को न मानने वाली शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों पर विस्तारित कर दिया गया। तो उन्होंने जो शर्तें रखी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वो आगे भी चलेंगी, इस बात को तय कर दिया गया था। इसमें प्रावधान किया गया कि नवगठित बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो अभी हमने पढ़ा कि 2 बोर्ड बना दिए गए थे उनके, तो उनके सदस्यों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान दिया जाए। उनको कोई अलग से पेमेंट नहीं मिलेगी, उनको जो है भारत से जो राजस्व प्राप्त होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोगों को, उसी में से उनको पेमेंट दी जाएगी। फिर आया सन 1813 का चार्टर कानून। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये चार्टर कानून था। इस कानून में भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता स्थापित की गई। जी हाँ, बिल्कुल एक तरीके से उन्होंने कह दिया कि आप कंपनी का नहीं, ये ब्रिटेन के बिल्कुल सीधे कंट्रोल में भारत है। इस कानून में भारत के ब्रिटिश इलाकों में लोगों के मध्य पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की। जी हाँ, भारत में वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, जी हाँ, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस चार्टर कानून में प्रावधान किया। इस कानून में भारत में स्थानीय सरकारों को उनके शासन के अंतर्गत कर लगाने का अधिकार भी दिया गया। जी हाँ, जो स्थानीय सरकारें उन्होंने बनाई थीं, उनको ये भी कहा गया कि आप चाहें तो भारतीयों पर जो है वो टैक्स लगा सकते हैं, जिसका भुगतान न करने पर दंड भी दिया जाना था। अगला कि इस कानून में ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। तो ईसाई धर्म के प्रचार करने की अनुमति भी जो है वो इसी कानून के अंतर्गत की गई थी कि ईसाई मिशनरी भारत आएं और ईसाई धर्म का प्रचार करें। इस कानून में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को खत्म कर दिया। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट था इस चार्टर कानून का भी, कि कंपनी का जो एकाधिकार था अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के हर व्यापार पर पूर्ण एकाधिकार था, और वो खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, और भी कंपनियां भारत आ सकती हैं, और भी ब्रिटेन की कंपनियां हैं वो भारत आ सकती हैं, और सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एकाधिकार जो है होगा उसका चीन के व्यापार के साथ होगा। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो चीन के साथ भी भारत से ही चीन के साथ व्यापार करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत से जो चीन का व्यापार है उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एकाधिकार रख सकती है, लेकिन बाकी जो उनका एकाधिकार था पूरे भारत पे व्यापार करने का, वो खत्म कर दिया गया था। अगला था 1833 का चार्टर अधिनियम। जी हाँ, 1833 का ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चार्टर अधिनियम था। इस अधिनियम में क्या हुआ कि अब उन्होंने, देखिए, सब जो है भारत पे एक तरीके से उनका पूर्ण रूप से पकड़ हो ही चुकी थी, और अब छुपाने से कुछ बचा नहीं था। खैर, कंपनी शासन में ब्रिटिश ने ये किया कि जब उन्होंने 1764 में जब बक्सर युद्ध खत्म हुआ है, तो उन्होंने जो है मुग़ल साम्राज्य को बनाए रखा। जी हाँ, उन्होंने मुग़ल साम्राज्य को हटाया नहीं था, ताकि मुग़ल साम्राज्य उनके हाथ में कठपुतली की तरह थे, वो चाहते तो उसको हटा भी कभी भी सकते थे, लेकिन उन्होंने बनाए रखा कि जैसे कि लोगों को एकदम से लगेगा कि उनका जो है मुग़ल साम्राज्य बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो उन्होंने इस चीज़ को, एक भ्रम को बनाए रखने के लिए उन्होंने जो है मुग़ल साम्राज्य को बनाए रखा, और उनके जो राजा थे मुग़ल साम्राज्य, वो पेंशन भोगी बन के रह गए थे। और ये चीज़ उन्होंने 1857 तक बनाए रखी थी, जब तक क्रांति नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने अब ये डिसाइड किया इस एक्ट में कि भारत की अब बंगाल का गवर्नर ही क्यों बोला जाए, अब बंगाल के गवर्नर के पद को भारत के गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। अगला है कि भारत के जो
गवर्नर जनरल थे ऐसे जो पहले बने वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। जी हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इसने बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की विधि शक्तियों को समाप्त कर दिया। जी हाँ, बम्बई और मद्रास पे वैसे ही वो पकड़ बनाए रख रहे थे प्रेसिडेंसीज पे, और उन्होंने उनकी विधि शक्तियों को भी अब समाप्त कर। विधि शक्तियों का मतलब होता है कानून बनाने की शक्ति। तो अब मद्रास और जो बम्बई के गवर्नर थे वो कानून नहीं बना सकते थे। अब सिर्फ बंगाल का गवर्नर जो होता है, मतलब जो भारत का गवर्नर जनरल हो गया था, अब वही कानून बनाएगा, उसके अलावा कोई कानून नहीं बनाएगा। और मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसीज को इस कानून का जो है फॉलो करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत अगला है कि इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया। जी हाँ, इस एक्ट से पहले जितने भी कानून बनाए जाते थे उनको नियामक कानून कहा गया है, और इसके बाद बनाए गए कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापारिक अधिकार छीन कर उसे सिर्फ भारत में प्रशासनिक निकाय। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या हुआ कि इस चार्टर अधिनियम में ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से जो व्यापारिक, जो भाई वो व्यापार करने ही आए थे, लेकिन अब उनसे उन्होंने व्यापार का अधिकार छीन लिया। उनसे कहा कि नहीं, आप भारत का प्रशासन देखिए, बस आपका कोई काम नहीं है, आप भारत का प्रशासन देखिए, और आप बस व्यापार से आपका कोई मतलब नहीं। और इस एक्ट में क्या हुआ कि इस एक्ट में पहली बार सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया था। जी हाँ, अंग्रेज़ों को लगा कि भारतीयों को अगर हम सिविल सेवक बना देंगे, उनको जो है सरकारी पद देंगे, तो हो सकता है भारतीयों के बीच में एक क्रांति जन्म ना ले, क्योंकि अगर वो सरकारी पदों पे रहेंगे तो उनको लगेगा कि भाई ये अच्छी चीज़ है, और इस तरीके से एक भ्रम का माहौल तय करने की तैयारी करने की कोशिश की थी उन्होंने। तो पहली बार सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया था। लेकिन जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो उन्होंने किया यही था कि भारतीयों को कोई भी पद दिया जा सकता है, लेकिन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, उनको ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने इस बात का विरोध किया और इस प्रावधान को फिर उसके बाद वापस ले लिया गया। तो इस प्रावधान के हटाने का मुख्य कारण यही था कि उन्होंने जो है अंतर्गत भारतीयों को किसी भी पद व कार्यालय से वंचित नहीं किया जाना था, पर ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों को उच्च पद देने के समर्थन में नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि भारतीय हमारे बराबर में आके बैठे, और कल अगर बैठने लगेंगे तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करने लगेंगे, तो फिर ब्रिटिशर्स का रह क्या जाएगा। हो सकता है कल वो हमें अपने देश से भी बाहर निकाल दें। वो ये चीज़ नहीं चाहते थे, तो उनका जो डर था वो यहाँ साफ दिख रहा था। अगला एक्ट आया 1853 का चार्टर अधिनियम। जी हाँ, 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, इस अधिनियम में पहली बार एक विधान परिषद का निर्माण किया गया। जी हाँ, इसमें जो है पहली बार एक विधान परिषद का निर्माण किया गया था। गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर 6 नए पार्षद जोड़े गए, और इन 6 पार्षदों से विधान परिषद का निर्माण हुआ। तो इसमें ये सबसे बड़ी बात थी कि जो अभी तक क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी, उसमें 4 सदस्य थे जो उनको जो है सुझाव देते थे और जो निर्णय लेते थे। लेकिन पहली बार उन्होंने कहा कि एक अलग एक काउंसिल बनाई उन्होंने, जिसमें 6 लोग उन्होंने रखे, और जिसको एक विधान परिषद का नाम दिया गया कि इनका काम है ये कानून बनाएंगे अब। और गवर्नर जनरल की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को भी अलग कर दिया गया। जी हाँ, गवर्नर की जो विधान बनाने का कार्य है, जो कानून बनाने का काम है, वो अलग कर दिया गया, और प्रशासनिक जो प्रशासन चलाने का काम है वो अलग कर दिया गया। 6 नए पार्षद जोड़े गए जिनके द्वारा जो है विधान परिषद का निर्माण हुआ। यह परिषद जो बनाई गई थी, जो एक नई विधान परिषद बनाई गई थी, यह भारत में ब्रिटेन की संसद की तरह उसकी प्रक्रियाओं को अपनाकर एक छोटी संसद के रूप में
कार्य करना था कि जैसे ब्रिटेन की संसद चलती है ब्रिटेन में, वैसे ही यहाँ पे इस विधान परिषद को चलना था। इस परिषद को भारतीय विधान परिषद कहा गया था। जी हाँ, इस परिषद को पहली बार भारतीय विधान परिषद कहा गया। तो एक तरीके से ये पार्लियामेंट बन गया था उस टाइम पे, एक छोटा सा कह सकते हैं आप, एक पार्लियामेंट का रूप ले लिया था इसने। और इसमें क्या हुआ कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आरंभ हुई जिसमें भारतीय भाग ले सकते थे। जी हाँ, अभी पिछले एक्ट में आपने देखा कि सिविल सेवकों के लिए एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, लेकिन उसको विरोध के द्वारा उसको रोकना पड़ा। लेकिन अब उन्होंने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आरंभ की जिसमें भारतीयों को पूर्ण भाग लेने की स्वतंत्रता दी गई। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में वर्ष 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। जी हाँ, 1854 में एक मैकाले समिति भी बनाई गई जिसके द्वारा इस पे शोध किया जाना था कि ये प्रतियोगिता करानी थी। कंपनी के शासन को भारत पर विस्तारित किया गया, पर हर बार की तरह इस बार समय निर्धारित नहीं किया। जी हाँ, यहाँ देखने को बनता है कि किस प्रकार से धीरे धीरे ब्रिटेन की संसद जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपनी पकड़ को और मजबूत करती चली जा रही थी। तो अब उन्होंने क्या किया कि जैसे हर बार वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल को भारत में बढ़ा देते थे, अब की से जब बढ़ाया उन्होंने तो समय निर्धारित नहीं किया, जो कि स्पष्ट करता था कि कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता है। अगला, भारतीय विधान परिषद में प्रथम बार स्थानीय प्रतिनिधित्व भी प्रारंभ किया। जी हाँ, अभी जो हमने देखा कि भारत में पहली बार एक विधान परिषद का निर्माण किया गया था, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो 6 लोग थे, जी हाँ, जो 6 लोग थे उसमें से जो 4 लोग होने थे वो आगरा, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास के प्रांतीय सरकारों से चुने जाने थे। तो एक तरीके से इस स्थानीय जो है प्रतिनिधित्व भी प्रारंभ हुआ था कि वहीं लोकल से भी लोग, जो कि सब लोग आएंगे एक तरीके से, तो वो अपने व्यूज़ रख पाएंगे। तो इस प्रकार से एक स्थानीय प्रतिनिधित्व का भी प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हम ये चैप्टर 1 अगले वीडियो में भी जारी रखेंगे, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी ये चैप्टर और भी हमें पढ़ना बाकी है। और आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।